हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का जो अपना विषय वस्तु है वो है आपके होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो या तो आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप किसी भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लें। आपके 4 नंबर मुट्ठी में हैं, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज का अपना जो वीडियो है वो है संधि और समास के लेकर। हाँ जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जामिनेशंस में आसानी से 4 या 5 नंबर्स का आता है, और मैंने इस वीडियो सेट में वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स को पिक किया है जो कि एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए तो शुरू कर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। नवनिधि में कौन सा समास है? तो यदि आप समास पढ़े होंगे, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको बता दूं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो समास द्विगु समास कहलाता है। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि वाग्दाता में कौन सा समास है? तो वाग्दाता का जो समास होगा वो होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास, यानी कि वाणी को देने वाला। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है। करण तत्पुरुष डैट मीन्स जिसमें किसका बोध हो? से चिन्ह का बोध हो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा गृहागत, यानी कि गृहागत यानी कि गृह से गत, यानी कि इसमें जो है अलगाव का बोध हो रहा है। तो ये जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष है? ठीक है, प्रश्न में लिखा है किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण का मतलब क्या होता है? में और पर चिन्ह का होना। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है अश्वारोही, यानी कि अश्व पर, घोड़े पर चढ़ने वाला, यानी कि ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सारे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न कंपाइल किए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अर्थ अन्य अर्थ निकलता है हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी, बहुब्रीहि समास, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? कर्म तत्पुरुष डैट मीन्स वैसा तत्पुरुष जिसमें क्या हो? कर्म का बोध हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यथा समय, ठीक है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यावे जीवन में कौन सी समास है? यावे जीवन यानी कि इसका जिसका पहला पद अव्यय हो उसको क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। तो यावे जीवन में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें का पहला पद याव क्या है? अव्यय है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ये जो देशवासी है ना, इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी बात सारा का सारा क्या है? बहुब्रीहि समास है, यानी कि सिंह अलग हो गया, वाहिनी अलग, हिरण्य और गर्भ अलग, वसुंधरा। देखिए कहने का अर्थ क्या है कि बहुब्रीहि समास में का कोई पद प्रधान नहीं होता है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
प्रश्न है, ये बार बार पूछता है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है। चिड़ी मार किसे, ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला, ये कौन सा समास है जी, कर्म तत्पुरुष। ये बहुत बार पूछा हुआ, ये बहुत बार आया है कि चिड़ी मार कौन सा समास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निर्विकार में कौन सा समास है। तो निर्विकार यानी कि जिसका पहला पद अव्यय हो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। यानी कि इसका जो निर हो गया, यानी कि ये क्या कौन सा समास है, तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है किस शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास का मतलब क्या, कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो पहर, यानी कि दोपहर क्या हो गया, द्विगु समास का उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि धड़ाधड़ में कौन सा समास है। धड़ाधड़ का मतलब क्या, कि जिसका पहला पद क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, यानी कि धड़ा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगर आपने समास नहीं पढ़ा है तो समास पढ़िए, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, तब फिर एक बार और वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने समास के सारे टॉपिक को कंपाइल किया है। आइए दिया है किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है, तो शिवार्पण यानी कि शिव पर अर्पित, ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया है गांव गांव का समास क्रमांक है, यानी गांव गांव कौन सा समास है, तो ये समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, ठीक है। जिसका पहला पद अव्यय है उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव। आइए देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में द्विगु समास होगा। किस शब्द में द्विगु समास होगा, तो देखिए इसका जो पहला पद है त्रिकाल का, वो क्या है, संख्यावाचक है, तो ये क्या हो गया, एक द्विगु समास हो गया। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है निडर, दूसरा लंबोदर, सी तुलसीकृत। यानी कि जो इसमें सही ऑप्शन है वो क्या है, तुलसीकृत, यानी कि तुलसी के द्वारा किया गया, यानी कि लिखा गया, जो भी है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए बढ़ेंगे ऑप्शन फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अन्याय में कौन सा समास है। अन्याय में कौन सा समास है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सिर दर्द का समास विग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि ये होगा आपका सिर में दर्द। अच्छा अब बताइए कौन सा समास होगा। अगर आपको समास पता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसका कमेंट जरूर करें कि सिर दर्द आखिर कौन सा समास है। आइए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है हवन सामग्री का सही विग्रह क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हवन के लिए सामग्री। इसका भी समास विग्रह तो हो गया। इसके समास का जो भेद है वो लिखें आप कमेंट सेक्शन में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयोगवाह है, ठीक है। अब बताइए अयोगवाह किसे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें इसमें लिखा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि विसर्ग को क्या कहते हैं हम लोग, अयोगवाह कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि किसको किसको अयोगवाह बोलते हैं, तो अयोगवाह किसको किसको बोलते हैं, तो अंग और अ को, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है स्वर में। फिर अगला प्रश्न है किस क्रमांक में अंत अस्त व्यंजन है। अब बताइए अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिलहाल जो ऑप्शन नंबर आपका डी है य अवॉर, ये दोनों क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है, दोनों अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। आपके आसानी के लिए हम बता दें कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि न व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो न व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वत्स और नासिका। वैसे आप खाली नासिका भी लिख सकते हैं, नासिका भी बोल सकते हैं, नासिका भी गलत नहीं होगा, लेकिन ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है जी, तो ऑप्शन नंबर सी 52। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में कठिनाई होगी। ऑप्शन ए ल,
ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ख। तो आप इसको बोल करके भी, उच्चारित करके भी देख सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का तो बी, यानी कि ब। को बोलने में ओष्ठ की पूरी सहायता लेनी पड़ती है। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी स और स। फिर आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ना लाइक करिए। लाइक करिएगा तो ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, तो बहुत मज़ा आएगा। आइए फिर देख, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालू से नहीं टकराती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी घ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है छ वर्ण किसके योग से बना है। तो अगर आपको संयुक्ताक्षर की जानकारी होगी तो आपको मालूम होगा कि क प्लस का स बराबर क्या होता है, छ होता है। ठीक है, ऐसे ही त जोड़ र क्या बनाता है आपका, सॉरी, त हम राइट आंसर ही लिख दिए। त जोड़ र बराबर क्या बनाता है, त्र बनाता है। ठीक है, वैसे ही ज जोड़ य बराबर क्या बनाता है, ज्ञ बनाता है। ये क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत यानी कि इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी ट। ट जो है दंत नहीं है, बाकी बात सारे क्या हैं, दंत हैं। आइए बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है, तो क के बाद आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने मायने में बहुत ही, अपने लहजा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है किसको, विसर्ग को और अनुस्वार को। अभी हमने जस्ट थोड़े देर पहले 2-3 मिनट पहले इसी वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो जो ई होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है जी, उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन नंबर बी तालु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण के भेद में रखा जाएगा। तो जो ल है ये होता है आपका वत्स्य। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन वृत्त मुखी स्वर है, यानी कि आ को जो है ना यहाँ पे वृत्तामुखी स्वर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस क्रम में पश्च स्वर है। तो जो ऊ है ना इसको पश्च स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि छ त्र ज्ञ है, तो क्या हो जाएगा, यह संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्ताक्षर भी कहलाता है। ये सारी चीज़ें शायद आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे, बस आपका रिवीजन चल रहा है, रिपीटिशन चल रहा है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया है कि किस शब्द में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको करना है कमेंट। ठीक है, इसको मैंने जान के हाइड किया है, जानबूझकर हाइड किया है कि इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो जो पार्श्विक व्यंजन होगा वो होगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी ल। ठीक है, आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन इसका सही होगा, करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो इसमें का घ है वो तालव्य व्यंजन नहीं है, बाकी बात सब के सब क्या है, तालव्य व्यंजन है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से सबसे कम खुलता है, यानी कि जिस स्वर को बोलने में, उच्चारित करने में सबसे कम मुंह खुले, उसे कौन सा स्वर कहेंगे। तो उसे बोलेंगे हम लोग कौन सा, तो संवरित स्वर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है न व्यंजन का उच्चारण स्थान। न व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो वत्स और नासिका। ठीक है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिए, एग्जाम के पहले 4-5 नंबर आपके कन्फर्म है, कोई नहीं रोकेगा। फिर अगला प्रश्न दिया है पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि होगी, तो पुरह से होगा। ठीक है, पुरह, इसका जो संधि विच्छेद होगा ना वो होगा इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुरह
यानी कि देखिए लास्ट में इसके विसर्ग आ रहा है ना, तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संधि का उदाहरण, अब संसार का सम जोड़ सार होगा, अत्यंत का अति जोड़ अंत होगा, सदाचार का सदा जोड़ आचार होगा, लेकिन सामाजिक है ना, ये कोई संधि का उदाहरण नहीं है। आइए बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, किस समूह में यन संधि रहित शब्द है? तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, ये यन संधि रहित है। ठीक है, इसमें यन संधि का उदाहरण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो मनोनुकूल में जो है ना विसर्ग संधि नहीं है, बाकी बात सारे के सारे क्या हैं? तो विसर्ग संधि हैं। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? यानी कि उच्छ्वास, उत जोड़ श्वास क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया है कि निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो सही संधि युक्त जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी, यानी कि लघुत्तर, लघु जोड़ उत्तर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है कि इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? तो जो जो ऋषि है यानी कि जो महर्षि है वही क्या है? एक सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। बाकी बात सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो उपयुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपरी जोड़ युक्त। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसको आपने देख लिया ना तो आपके 5 नंबर जो है ना कोई नहीं रोकेगा, एकदम फाइनल है। ये मेरा चैलेंज है और वादा है। फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ही क्वेश्चन जो है आपके खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी